प्रधान कर्म एवं पाश्चात्य कर्म की विधियां एवं प्रयोग। प्रधान कर्म की विधियां एवं प्रयोग। आयुर्वेद शास्त्र में वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य एवं रक्त मोचन नामक 5 कर्मों को प्रधान कर्म तथा पंच कर्म भी कहा गया है। मुख्यतः इन्हें प्रधान कर्म कहा गया है और इन्हें पंच कर्म भी कहते हैं। इन प्रधान कर्मों का या पंच कर्मों का सविस्तार वर्णन इस प्रकार है। जैसे प्रधान कर्म यानी वमन कर्म। वमन योग या औषधि को पिलाने के बाद या पान करने से लेकर जब तक वमन के वेग पूरे नहीं हो जाते तब तक के काल में जो भी कर्म होता है वो प्रधान कर्म कहलाता है। प्रधान कर्म के प्रातः काल में जीर्ण और अनजीर्ण यानी आहार पका या नहीं पका इस बात का निर्धारण कर रोगी को स्नान करा के रोगी को उसकी आस्थानुसार देव पूजा अर्चना कराने के बाद प्रधान कर्म प्रारंभ करें। रोगी को अगर भूख लगी हो तो उसे हल्का नाश्ता, सुबह दूध या हल्का आहार वमन से 1-2 घंटे पहले करा सकते हैं। सम्यक स्नेहन व स्वेद के उपनाद यानी स्नेहन और स्वेदन के बाद रुग्ण को यानी रोगी को आरामदायक कुर्सी पर बैठाते हैं। कुर्सी ऐसी हो जिस पर रोगी के हाथ, पैर तथा सिर आराम से टिक सकें व उन्हें टिकाकर रखा जा सके। कुर्सी घुटनों तक ऊंची हो। रोगी के गर्दन से नीचे के हिस्से को विशेष बने वस्त्र या कपड़े या बड़ी तौलिया से ढककर रखें ताकि वात द्रव्य रुग्ण के ऊपर न गिरे, यानी जो उल्टी में पिलाने वाला वमन द्रव्य है वो रोगी के ऊपर न गिर जाए। रोगी का PTRB यानी प्रेशर रेट, टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी रेट एंड ब्लड प्रेशर आदि को नोट कर लें। रोगी के सामने स्टूल पर वमन के लिए वमन पात्र को रखें। फिर जब तक रोगी को तृप्ति ना हो तब तक उसे मीठा दूध या गन्ने का रस या गुड़ या चीनी का शरबत पिलाना चाहिए। गन्ने का रस अच्छा रहता है, अतः उसका पान कराएं या फिर वह चीज़ पिलाएं जो आसानी से सुलभ हो। वमन द्रव्य यानी वमन वाली औषधि को पी करके जो मेजर गिलास है उससे नापकर उसे पिलाएं तथा उसे उस मेजरमेंट को नोट कर लें। अब वामक योग का पान या लेहन कराएं। वामन योग को यानी जो उल्टी करने वाला औषधि या दवाई है, वामन योग को पूर्व में बताए गए अभिमंत्रण मंत्र से या पूर्व या उत्तराभिमुख होकर अभिमंत्रित कर पान कराएं। दुग्ध, शर्करा, गन्ना आदि पान करा के मदन फल के योग का प्रयोग कराएं एवं यष्टि मधु यानी मुलेठी, उष्ण जल आदि के घोल को बार बार पिलाते रहें। वामक योग के प्रयोग से 1 मुहूर्त यानी लगभग 45 से 50 मिनट तक प्रतीक्षा करें। यानी जब हम उल्टी वाले पदार्थ यानी औषधि पी लें उसके पिलाने के बाद 45 से 50 मिनट तक प्रतीक्षा करें। रोगी से हल्की फुल्की बातें करते रहें, उसका ध्यान बटाने की कोशिश करते रहें ताकि दोषों के जो शरीर में दोष हैं उनके चलायन होने के पूर्व ही उसे अरुचि के कारण वमन न आ जाए। सामान्यतः 15 से 20 मिनट में वमन हो जाता है। रोगी को सामने रखे वमन पात्र टब में वमन कराने के लिए कहें। मुख पात्र की ओर रखें व खुला रखें। चिंतन करें कि वमन होगा। फिर पेट की मांसपेशियों को ऊपर की ओर चलाने की कोशिश करते रहें जिससे वमन का वेग आ जाएगा। यदि उल्टी न हो रही हो तो रोगी अपनी उंगली को जीभा में दबाकर या रबड़ की कोमल नली से कंठ में स्पर्श करें। इससे उल्टी होने में आसानी हो जाएगी। रोगी की पीठ नीचे से ऊपर की ओर मलें। संग प्रदेश और ललाट को हाथों से दबाएं। वक्ष या नाभि
को हल्के गरम गरम हाथों से सहलाते रहना चाहिए। बमन के वेगों को भी नोट करते रहें, यानी कितनी बार उल्टी आ गई, और बीच बीच में PTRB भी देखते रहें। प्रथम वेग को नहीं नोट करें। बमन की समाप्ति पर नमक का पानी का घोल 200 से 300 ml तक रोगी को पिलाकर बमन कराते रहें, जिससे आमाशय आदि का अच्छी शुद्धि हो जाती है। बमन की समाप्ति पर पुनः PTRP यानी प्रेशर, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट आदि को मापते रहें। व्यवहारिक सिद्धांत यह है कि बमन वेग मात्रा का प्रमाण अगर प्रबल नहीं है, परंतु सम्यक शुद्धि के लक्षण प्राप्त हो जाएं, तो समझ लेना चाहिए कि शोधन हो गया। प्रधान कर्म, विरेचन कर्म। प्रधान कर्म विरेचन में मुख्य निम्नलिखित विषय आते हैं। विरेचन योग के पहले नाड़ी, ताप, श्वसन, रक्तदाब आदि का परीक्षण करना चाहिए। विरेचन योग का विधि पूर्वक सेवन करना चाहिए। सम्यक अयोग तथा अतियोग लक्षणों का भी निरीक्षण करना चाहिए। उपद्रव एवं उनकी चिकित्सा करनी चाहिए। जिस रोगी का पूर्व कर्म किया जा चुका है, जिसे विरेचन देना है, और जिसका आहार पच चुका है, जो शौच आदि क्रिया से निवृत्त हो चुका है, खाली पेट है, जो प्रातःकाल 8 से 10 बजे तक विरेचक योग का प्रयोग कराते हैं तथा वेग सायंकाल तक आते रहते हैं, रोगी को बताकर रखें कि जब विरेचन में कफ आने लगे तो चिकित्सक को बताएं। विरेचक योग या औषधि के प्रयोग के बाद रोगी पर ध्यान रखते हुए, उससे बातचीत करते हुए उसका ध्यान बटाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि औषधि के बेस्वाद होने के कारण उल्टी होने की आशंका कभी कभी रहती है। इसके लिए रोगी को पुष्प आदि या सुगंधित द्रव्यों की सुगंध देते रहें। रोगी के मुख, नेत्र, नासिका का शीतल जल से प्रक्षालन यानी उसको धोते रहें, प्रक्षालन करते रहें। गुनगुने जल से रोगी को कुल्ला कराकर मुख की विरसता को दूर करते रहें, यानी जिससे उस पर ताजगी आती रहे। वेगों को उत्पन्न होने में कोई रुकावट न हो, इसलिए बार बार गुनगुना जल थोड़ी थोड़ी मात्रा में पिलाते रहें। रोगी को शांत स्थान में लिटाकर रखते हैं। मल के वेग आने पर बिस्तर पर ही बेड पेन में शौच कराएं या विरेचन पीठ पर शौच करा देना चाहिए, यह ज़्यादा उत्तम है। विरेचन में पहले मल, पित्त और अंत में कफ निकलता है। वेगों के पूर्व में 2-3 मल या वेग को छोड़कर फिर गिनना चाहिए एवं उसके पश्चात मल का मान यानी उसकी मात्रा का निर्धारण करना चाहिए। निकले हुए मल या रेचित मल का प्रयोगशाला में परीक्षण करना हो तो सुरक्षित रखकर प्रयोगशाला में भेज देना चाहिए। प्रधान कर्म, बस्ती। पूर्व कर्म के पश्चात जो मुख्य कर्म अर्थात बस्ती देने से बस्ती के लौटने तक के सभी कार्य प्रधान कर्म कहलाते हैं। बस्ती के मुख्य 2 प्रकार कहे गए हैं, निरुबस्ती और अनुवासन बस्ती। अतः इन दोनों क्रिया के अंतर्गत आने वाले प्रधान कर्म निम्नलिखित हैं। निरुबस्ती के प्रधान कर्म, इसे बस्ती दान भी कहा जाता है या इसको बस्ती दान कर्म भी कहते हैं। अब बस्ती दान किस प्रकार किया जाता है? बस्ती संबंधी सभी सामग्री एकत्र कर लें, रोगी के मल मूत्र विसर्जन कराकर उसका अभ्यंग और स्वेदन कराएं। अभ्यंग एवं स्वेदन में मुख्यतः नितंब, कटी, पक्वास्य प्रदेश, पेट का क्षीर, बला या तेल आदि से स्नेहन एवं पोटली से स्वेदन करें। बस्ती यंत्र में एनिमा पॉट, फ्लैक्स ट्यूब, एनिमा ट्यूब से युक्त या एनिमा सीरीज जो एनिमा ट्यूब से जुड़ी हो, नेत्र के रूप में रबड़ के कैथेटर का भी प्रयोग करके बस्ती यंत्र को तैयार कर लेते हैं। आतुर या रोगी को बाएं करवट लिटाकर रखते हैं।
रोगी अपने हाथ का सहारा देकर सोए, यानी जब रोगी लेटे लेफ्ट साइड तो उसे अपने हाथ का सहारा रख करके लेटना चाहिए। गुदा या मल द्वार को जात्यादि तेल आदि से चिकना कर लें या स्निग्ध कर लें, और बस्ती नेत्र यानी एनिमा ट्यूब को भी इसी तेल या घृत से स्निग्ध कर लें। स्निग्ध यानी चिकनी की हुई नेत्र ट्यूब को गुदा मुख पर रखकर रोगी को गहरी सांस लेने को कहें। साथ ही साथ पृष्ठवट के समानांतर नेत्र ट्यूब को 4 से 6 इंच तक गुदा मार्ग या मल मार्ग में प्रवेश कराएं। नेत्र व ट्यूब को अंदर प्रवेश कराने के पश्चात बस्ती पुटक यानी एनिमा केन या पोर्ट को या सीरीज आदि को नेत्र ट्यूब के बाहर के मुख से संयुक्त करें। बस्ती पुटक पर एक सम गति से बिना हाथ को कपाए पीड़न के साथ द्रव्यों को पक्वासे में धकेलते हैं या पुश करते हैं। बस्ती दान के बाद नेत्र नलिका ट्यूब को सावधानी पूर्वक तुरंत निकाल लेते हैं। आतुरिया रोगी को उसी अवस्था में आधा मिनट से 1 या 1.5 या 2 मिनट तक रखें, फिर उसे उकड़ू बैठकर मल विसर्जन के लिए प्रेरित करते हैं। यदि व्यक्ति पक्षाघात या पैरालाइसिस जैसी बीमारी से पीड़ित है तो बिस्तर पर ही मल पात्र या बेड पैन का उपयोग कराते हैं। बस्ती प्रयोग के दौरान ही अगर मल प्रवृत्त हो तो बस्ती नेत्र को बाहर निकाल लेते हैं और मल मूत्र विसर्जन के बाद पुनः दोबारा बस्ती देते हैं। बाजीकरण बल्य और बस्तियों में रोग को बस्ती दान के बाद बस्ती को अंदर ही रोकने की कोशिश कराते हैं। रोगी को नितंब को थपथपाते हैं। मल वेग आने पर मल त्याग कराते हैं। अनुवासन बस्ती के प्रधान कर्म। सामान्यतः तो अनुवासन बस्ती में बस्ती दान विधि निरु बस्ती के समान ही है। उसी प्रकार यह बस्ती भी देते हैं, परंतु इसके कुछ प्रधान कर्म निरु बस्ती से भिन्न भी हैं। जैसे अनुवासन बस्ती में देने वाले योग के या द्रव्य या औषधि के साथ थोड़ा सेंधा नमक 3 से 4 ग्राम एवं सौंफ 1 से 2 ग्राम पिसा हुआ मिलाकर गुनगुना कर औषधि बनाते हैं। बस्ती दान के पश्चात 100 अंक गिनने तक लगभग 1 से 2 मिनट तक रोगी को उत्तान या ऊपर उठी हुई स्थिति में सुलाकर रखते हैं। अनुवासन के सम्यक लक्षणों का निरीक्षण करते हैं। अनुवासन बस्ती बात एवं पुरुष के साथ बिना दाह के उचित काल में यदि आ जाए तो इसे सम्यक अनुवासन कहते हैं। बस्ती देने का उचित समय या व्यवहारिक समय अनुवासन बस्ती के लिए प्रातःकाल 7 से 9 बजे तक माना जाता है। प्रधान कर्म नस्य कर्म की यदि बात करें तो नस्य कर्म में निम्नलिखित विषय या महत्वपूर्ण बातें आती हैं। नस्य कर्म के लिए तैयार किए गए पूर्व कर्म के पश्चात रोगी को कुर्सी या नस्य पीठ या सैया पर आसानी से बैठा देते हैं। उसकी ग्रीवा को पीछे की तरफ झुकाए रखते हैं, यानी गर्दन को। चिकित्सक रोगी के सिर के पीछे हो तो सुविधा रहती है। रोगी के हाथ पांव को सामने की तरफ फैलाकर रखाएं या रखने के लिए कहें। रोगी को आंखें बंद रहने को या रखने को कहें। अच्छा तो यह होता है कि वस्त्र खंड में या वस्त्र खंड से यानी किसी कपड़े से नेत्रों को ढक दें। इससे चूर्ण इत्यादि आंख में जाने का भय नहीं रहता। चिकित्सक अपने बाएं हाथ से या बाएं हाथ के अंगूठे एवं तर्जनी से रोगी के नासिकाग्र यानी टिप ऑफ द नोज को थोड़ा उठाकर रखे। इससे नासिका द्वार फैल जाते हैं और स्पष्ट साफ दिखाई देने लगता है। चिकित्सक अपने दाएं हाथ से पूर्व में ही मृदु उष्ण जल पात्र में रखे छोटे इसने पात्र में से ड्रॉपर
की सहायता से स्नेह द्रव्य भरकर रोगी की नासिका में बिंदु के रूप में धीरे धीरे डालता है। अगर चूर्ण का नस्य देना हो तो चिकित्सक नली की सहायता से चूर्ण का प्रधमन कर देता है। धूम नस्य लेना हो तो धूम नलिका का प्रयोग करें। बाष्प नस्य या धूम नस्य अंगीठी से लेना हो तो बैठकर वस्त्र में ढककर नस्य लेना चाहिए। नस्य ग्रहण करने के पश्चात उसी अवस्था में बैठा या लेटे रहें। हिलना डुलना नहीं चाहिए। हंसना, वार्तालाप आदि से रोगी को बचना चाहिए। नस्य ग्रहण करने के पश्चात 100 अंक गिनने तक जितना समय लगे उतने समय तक लेटा या बैठा रहना चाहिए। छींक के वेग को रोकना नहीं चाहिए। इस दौरान योगी के ग्रीवा यानी गर्दन, कंधे आदि का मृद स्वेदन एवं मर्दन यानी उसकी हल्की मालिश करते रहना चाहिए। नस्य औषध या नस्य देने की औषधि या दवाई जब कंठ में आने लगे तो उसको थूक करके बाहर निकाल देना चाहिए। इस औषधि को निगलना नहीं चाहिए। नासा श्राव यानी नासिका से श्राव हो रहा हो तो छोटी तौलियों से पोंछते रहना चाहिए। तत्पश्चात गुनगुने जल का सेवन करना चाहिए। गुनगुने जल से मुख को भी धोते रहना चाहिए। प्रधान कर्म रक्त मोचन कर्म। प्रधान कर्म रक्त मोचन में मुख्यतः निम्नलिखित विषय आते हैं, जैसे शस्त्रों या इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा रक्त मोचन में श्रृंग यानी काऊ हॉर्न यानी सींग का प्रयोग, वात पित्त दृष्टि से त्वचा के रोगों में यह प्रयोग किया जाता है। जलोका का प्रयोग, जलोका यानी लीच यानी जोक का प्रयोग पित्त शुद्ध करने के लिए तथा रक्त ग्रंथि को शुद्ध करने के लिए करते हैं। अबालू यानी ग्राउंड का प्रयोग वात कफ शुद्धि में त्वचागत रक्त में करते हैं। घटी यंत्र का प्रयोग गुल्म में किया जाता है तथा कफवात से हुए दोषों में रक्त शुद्धि के लिए किया जाता है। रक्त मोचन कर्म में प्रवृत्त होने से पहले वैद्य को धमनी या सिरा या शरीर की एनाटॉमी का ज्ञान अच्छी प्रकार होना चाहिए। मर्म स्थिति सिरा को भेदने का ज्ञान अच्छी प्रकार से होना चाहिए। जलोका या जोक पकड़ने से पूर्व दस्तानों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यह पकड़ने वाले के हाथ को भी पकड़ सकती है या उस पर चिपक सकती है। जब जलोका रक्तपान करने लगे तो उसे गीला करते रहते हैं। इसके लिए गीली रुई के फाहे को उसके ऊपर रखते रहते हैं। जलोका को अलग करने के लिए उसके ऊपर सेंधम नमक छिड़क देते हैं, जिससे वह अलग हो जाती है। जलोका को सेंधव या सेंधा नमक एवं तेल से मर्दन व मालिश कर उसकी पूंछ की तरफ से ऊपर की तरफ उंगलियों से निचोड़ें। पान किए गए रक्त का, जिससे पान किए गए रक्त का वमन हो जाता है, यानी जो जलोका ने पिया है वह उसको बाहर निकाल देती है। रोगी की त्वचा में छेद के स्थान पर हल्दी, चूर्ण या जात्यादि तेल आदि से घाव का उपचार करना चाहिए। सिरा को भेदने व छेद करने के क्रम में आधुनिक सुई एवं सिरींज का प्रयोग कर रक्त को निकालना चाहिए। सुरंग प्रयोग में रक्त चूसने के समय सुरंग में रुई के फाहे भर लेने चाहिए, अन्यथा उस रक्त चिकित्सक के मुंह में भी रक्त आ सकता है। रक्त मोचन कर्म पित्त शोधन ऋतु में अर्थात शरद ऋतु में करना बहुत लाभकारी व उत्तम है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो मुख्य प्रधान कर्म है वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य व रक्त मोचन, उनकी विधियां उपरोक्त तरह से प्रयोग की जाती हैं तथा यह विधियां किसी चिकित्सक या वैद्य की देखभाल में ही प्रयोग करनी चाहिए, जिनसे स्वास्थ्य लाभ और अधिक प्राप्त हो जाता है।